सुनिए जी, अब हम माँ जी को बुला लेते हैं। मुझसे इतनी परेशानी नहीं झेली जाती। रवीना ने अपने पति रोहित से कहा। तो रोहित उसकी हालत देखकर बोला, ठीक है रवीना, मैं खुद माँ को ले आऊँगा। लेकिन रोहित, अगर तुम जाओगे तो मैं अकेली कैसे रहूँगी? रवीना ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा। तो रोहित थोड़ा सोचकर बोला, तुम ऐसा करो, अपनी मम्मी को बुला लो, फिर मैं माँ को लेने चला जाऊँगा। रवीना ने हल्की सी सहमति में सिर हिलाया और बोली, ठीक है, मैं अभी मेरी माँ से बात करती हूँ। कहते हुए उसने फ़ोन उठाया और अपनी माँ को फ़ोन लगाया। हेलो मम्मी। हाँ बेटी, कैसी है? मैं ठीक हूँ मम्मी, मगर रोहित मेरी सासू माँ को लेने आगरा जाएंगे। मेरी डिलीवरी डेट भी नज़दीक आ रही है, तो क्या आप कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहने आ जाएंगी? फ़ोन के उस पार कुछ पल चुप्पी रही। फिर उसकी माँ मोहिनी जी बोली, पर मुझे तो बनारस जाना है बेटी, मेरी सहेली की बर्थडे पार्टी है। वैसे भी ये तेरी सास की जिम्मेदारी है, खानदान उसका बढ़ेगा, मेरा नहीं। ये सुनकर रवीना का दिल जैसे बैठ सा गया। वो बोली, पर मम्मी, आपने तो पहले कुछ नहीं बताया। दिन में 2-3 बार तो बात होती ही है हमारी। याद नहीं रहा बेटी, मोहिनी जी ने बेरुखी से कहा और फ़ोन काट दिया। फ़ोन कटते ही रवीना की आंखों में नमी आ गई। उसने भारी मन से बाहर आकर कहा, किसी तरह यहाँ ले आओ माँ जी को। तो रोहित ने गहरी सांस ली और बोला, मैं पापा से बात करता हूँ, लेकिन तुम्हारी मम्मी को भी थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना चाहिए था। क्या तुम उनकी बेटी नहीं हो? रवीना को ये बात चुभ गई और वो गुस्से में बोली, उनके पास 10 काम होते हैं रोहित, बिजनेस करने वाले फुर्सत में कहाँ रह पाते हैं। बिजनेस तो तुम्हारे पापा करते हैं, माँ थोड़ी ना करती है। रोहित ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा। तो रवीना तुरंत बात बदलते हुए बोली, वो माँ की तबीयत थोड़ी खराब है रोहित, इसलिए चेकअप के लिए बाहर जा रही है। दरअसल रोहित रवीना के मायके से ज़्यादा जुड़ाव नहीं रखता था। बड़े घर के दिखावे, ऊंची बातें और सीमित रिश्ते, इन सब से वो हमेशा दूरी बनाकर ही रखता था। रवीना की शादी उससे सिर्फ एक वजह से हुई थी कि रोहित की सरकारी नौकरी थी, वो जिला अधिकारी था, और यही रवीना के परिवार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। दोपहर के समय रोहित ने अपने घर फ़ोन किया। हेलो पिताजी, नमस्ते। खुश रहो बेटा, कैसा है? मैं तो ठीक हूँ पापा, लेकिन रवीना की तबीयत को लेकर फ़ोन किया था। मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। अगर आप माँ को ट्रेन में बिठा देते तो मैं स्टेशन से ले आऊँगा। तभी बेटे को उदास देखकर राम प्रसाद जी तुरंत बोले, तुम चिंता मत करो बेटा, आज तक अकेले सफ़र तो नहीं किया तेरी माँ ने, लेकिन तू समय पर पहुँच जाना, वरना वो घबरा जाएगी। शाम तक टिकट कन्फर्म हो गई और राम प्रसाद जी ने विमला जी को ट्रेन में बैठने की खबर भी दे दी। रवीना अभी निश्चिंत थी। जब रोहित स्टेशन पहुंचा माँ को लेने, तो विमला जी थोड़ी घबराई हुई थी, पर बेटे को देखते ही उनकी सारी थकान जैसे मिट गई। घर पहुंचकर जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर लगी जिला अधिकारी रोहित शर्मा की नेम प्लेट देखी, तो उनकी आंखें खुशी से भर आई। ये वही दिन था जिसके लिए उन्होंने न जाने कितनी तपस्या की थी। विमला जी ने घर संभाल लिया, काम वाली भी थी, फिर भी विमला जी हर काम खुद करना चाहती थी। रवीना और रोहित को उनकी वजह से बहुत सुकून मिला। 1 महीने बाद रवीना ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। विमला जी ने रात दिन उसकी देखभाल की। रवीना की माँ के फ़ोन आते जरूर थे, मगर इस शहर में रहते हुए भी उनका अस्तित्व बस फ़ोन तक ही सीमित था। रोहित का बेटा दादी की गोद में ही पलने लगा। उनकी ममता में वो सुरक्षित और खुश था। धीरे धीरे रवीना की छुट्टियां भी ख़त्म हो गईं।
तो उसने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। विमला जी दिन भर घर में अकेली रहती। उनका मन कभी कभी उदास हो जाता, लेकिन रोहित उन्हें बाहर घुमाने ले जाता था। तभी एक दिन राम प्रसाद जी का फ़ोन आया। बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अब मुझसे खाना नहीं बनेगा, इसलिए तुम अपनी माँ का रिजर्वेशन करवा दो। तो रोहित ने कहा, ठीक है पापा, मैं कल शाम का ही माँ का रिजर्वेशन करवा देता हूँ। उसने सोचा, माँ इतने दिन हमारे पास रही है, घर को संभाला है, तो क्यों ना उनके लिए अच्छी चप्पल और कुछ उपहार ले लिए जाएं। वो माँ को लेकर बाजार जाने लगा। तभी रवीना बोली, मैं भी चलूँगी। ठीक है, रोहित ने कहा। तो विमला जी बोली, बेटा एक काम करो, तुम और बहू ही चले जाओ, मैं घर पर मोनू को रख लेती हूँ। ये बाजार में भीड़ भाड़ के इलाके में परेशान हो जाएगा। रोहित अब कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए कहा, ठीक है माँ, मैं रवीना को लेकर जाता हूँ। बाजार में पहुँचे तो मॉल में घुसते ही रोहित की नज़र एक बनारसी साड़ी पर पड़ी। ये तो माँ का फेवरेट साड़ी है। वो खुद से ही बोला, माँ ये साड़ी देखकर बहुत खुश हो जाएगी। उसने बिना सोचे कहा, इसे पैक कर दो। तभी रवीना जल्दी से उसके पास आई और धीरे से बोली, सुनिए जी, मैं भी अपनी मम्मी के लिए एक साड़ी ले लूँ क्या? तो रोहित ने कहा, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम लेकर नीचे आओ। कहते हुए वो पेमेंट काउंटर की ओर बढ़ गया। करीब 2 घंटे बाद घर पहुँचते ही उसने सारे पैकेट एक तरफ रख दिए। तो रवीना ने पैकेट उठाकर अलमारी के अंदर रख दिए और फिर अपनी सासू माँ के साथ किचन में चली गई। तभी रोहित मन ही मन माँ के चेहरे पर आने वाली खुशी की कल्पना कर रहा था। सोच रहा था कि जब माँ बनारसी साड़ी और आरामदायक चप्पल देखेंगी तो उनकी आंखों में जो संतोष झलकेगा वही उसकी सारी थकान उतार देगा। इसी उम्मीद के साथ वो माँ के लिए खरीदे गए पैकेट उठाने अंदर गया, मगर जो उसने देखा उसे देखकर तो उसके कदम वहीं रुक गए। पैकेट खोलते ही रोहित के चेहरे का रंग बदल गया। माँ के सामान में एक सस्ती सी साड़ी और साधारण सी चप्पल रखी थी, जिनका उसकी खरीदी गई चीज़ों से कोई मेल नहीं था। रोहित तुरंत उठा और अलमारी खोलकर देखा तो माँ के लिए खरीदी गई महंगी साड़ी और चप्पल रवीना की अलमारी में रखी थी। उस पल रोहित के अंदर कुछ टूट सा गया। वो समझ चुका था कि ये कोई भूल नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल है। बिना कुछ कहे वो माँ के रिजर्वेशन के लिए टिकट बुक करने लगा, मगर उसका फ़ोन भी उसी वक्त जवाब दे गया। मजबूर होकर उसने रवीना से कहा, रवीना अपना फ़ोन देना, मेरे फ़ोन की बैटरी चली गई है, अभी लाई। कहते हुए रवीना ने फ़ोन पकड़ा दिया। फ़ोन खोलते ही रोहित की नज़र रवीना और उसकी माँ की चैट पर पड़ी। शब्दों के पीछे छुपी सोच को पढ़कर उसके होश उड़ गए। बातों में उसकी माँ के लिए तंज था, तुलना थी, और ये तय किया जा रहा था कि उसकी माँ इस साड़ी के लायक नहीं है। टिकट अगले दिन शाम की हो गई। सब कुछ तय हो चुका था, मगर रोहित के अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। रात को वो बिस्तर पर लेटा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। बगल में सोई हुई रवीना उस वक्त उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत नहीं, बल्कि सबसे पराई लग रही थी। वो जिला अधिकारी था, मगर अपने ही घर में हो रहे अन्याय को देखकर खुद को सबसे ज़्यादा बेबस महसूस कर रहा था। उसे माँ का संघर्ष याद आने लगा कि कैसे उन्होंने अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को दबाकर उसके सपनों को पाला था। कितनी बार प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस के लिए अपने जमा किए गए पैसे निकाल दिए थे, अपने गहने तक बेच दिए थे ताकि बेटा आगे पढ़ सके। आज वही बेटा उस मुकाम पर था जहां उसकी नेम प्लेट देखकर
लोग सम्मान से सिर झुकाते थे। उसके मन में बस एक ही बात गूंज रही थी कि अगर आज वो चुप रहा तो हमेशा के लिए अपनी ही नज़रों में गिर जाएगा। वो माँ के गहने तो शायद उन्हें कभी नहीं लौटा पाए, मगर उनके सम्मान और भावनाओं की कीमत तो चुका ही सकता है। एक अच्छी साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं होती, वो उस त्याग का मान होती है जो शब्दों में कभी नहीं कहा जा सकता। उसी रात उसने फैसला कर लिया कि वो ये सब नहीं होने देगा। वो चुपचाप उठा, पैकेट बदले और माँ के लिए खरीदी गई सारी चीज़ अलमारी से निकाल कर माँ के बैग में रख दी। फिर बिना किसी से कुछ कहे सो गया। अगले दिन शाम को आगरा जाते वक्त मोनू दादी को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी छोटी छोटी उंगलियां विमला जी की साड़ी में उलझी हुई थी। विमला जी की आंखें भीग गई, मगर होठों पर वही शांत मुस्कान थी। रोहित माँ को घर छोड़कर एक दिन वहीं रुका और फिर वापस आ गया। घर लौटते ही उसने महसूस किया कि रवीना का मिजाज बदला हुआ था। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। उसने रोहित को देखते ही कहा, रोहित, तुमने माँ जी के सामने मेरी इंसल्ट की है। मैं मेरी माँ को उस साड़ी की फ़ोटो भेज चुकी थी। वो मुझे ज़्यादा पसंद आई थी, इसलिए मैंने अपनी माँ के लिए रखी थी। रोहित ने गहरी सांस ली और शांत मगर दृढ़ स्वर में कहा, रवीना, मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की चैट पढ़ चुका हूँ। तुम खुद तो हमेशा ब्रांड और क्वालिटी की बात करती हो, मगर मेरी माँ के लिए ये फैसला मेरी हैसियत देखकर क्यों लिया? मेरी नौकरी की वजह से मैं तुम्हारी मम्मी को दामाद बनने लायक लगा, मगर तुम दोनों माँ बेटी ये भूल गई कि इस मुकाम तक मुझे ना तुमने पहुँचाया और ना ही तुम्हारी माँ ने। यहाँ तक पहुँचाने के पीछे मेरी माँ का त्याग और मेहनत है, इसलिए मेरी सैलरी पर सबसे पहला हक मेरी माँ का है। जब खर्चा मैं कर रहा हूँ तो क्वालिटी का फैसला तुमने अकेले कैसे ले लिया? मैं ज़्यादा खुश होता अगर तुम दोनों के साथ बराबरी का व्यवहार करती। और तुम बोल रही हो ना कि मैंने तुम्हारी इंसल्ट की है। अरे मैंने तो तुम्हें अपने परिवार की नज़रों में गिरने से बचा लिया। रवीना की आंखों में शर्मिंदगी उतर आई। रोहित बाहर जाने ही वाला था कि तभी उसके पिता राम प्रसाद जी का फ़ोन आ गया। उन्होंने विमला जी की एक फ़ोटो भेजी थी और हंसते हुए बोले, अरे डीएम साहब, तुम्हारी माँ तो पहचान में ही नहीं आ रही। तभी विमला जी की आवाज़ आई, अरे बेटे के साथ बहू ने भी साड़ी पसंद की है, आपको क्यों जलन हो रही है? वो रवीना को ढेरों आशीर्वाद दे रही थी। फ़ोन रखते हुए रोहित के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मन ही मन बुदबुदाया कि उस बेचारी को क्या पता कि तुम्हारे चेहरे पर मैंने पर्दा गिरा रखा था ताकि उसकी सीरत और सूरत दोनों की खूबसूरती बनी रहे। काफ़ी देर तक रोहित बालकनी में खड़ा रहा। ठंडी हवा उसके चेहरे पर टकरा रही थी, मगर मन के भीतर चल रहा तूफान अब धीरे धीरे शांत होने वाला था। कमरे के अंदर रवीना चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठती, मगर शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। तभी मोनू की हल्की सी किलकारी गूंजी। रवीना ने बेटे को गोद में उठाया और पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस घर को वो अब तक अपनी सहूलियत से देखती आई थी, उसकी नींव किसी और त्याग से रखी गई थी। तभी रोहित अंदर आया, मोनू को गोद में लिया और बिना कुछ कहे रवीना की ओर देखा। उस नज़र में शिकायत नहीं थी, बस एक उम्मीद थी कि आगे से इस घर में रिश्तों का हिसाब पैसों, ब्रांड या दिखावे से नहीं, बल्कि सम्मान और बराबरी से होगा। रवीना ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू जैसे उसके अंदर छुपे अहंकार को भी बहाकर ले गए। उसने धीरे से मोनू को रोहित की गोद में दिया और खुद रोहित के सामने खड़ी हो गई। कुछ पल तक चुप रही, जैसे शब्द ढूंढ रही हो। फिर कांपती हुई आवाज़ में बोली,
रोहित, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज तक मैंने रिश्तों को बस अपनी सुविधा से देखा, मगर आपकी माँ ने तो इस घर को अपना समझकर सब कुछ संभाला। रोहित कुछ पल तक चुप रहा, फिर धीरे से कहा, रवीना, इंसान की असली पहचान उसके पद या पैसे से नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि वो अपने माता पिता के त्याग को कितना समझता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा बेटा बड़ा होकर ये सीखे कि माँ का सम्मान करना क्या होता है। यह सुनकर रवीना की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।